नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी नागालैंड पर घिरी मोदी सरकार की संसद में सफाई की, बीजेपी के हाथ मिलाने से पहले कैप्टन अमरिंदर की बड़ी मुश्किलों की, जानेंगे अपने ही विज्ञापन में कैसे फंसी योगी सरकार, ममता का क्या है यूपी चुनावों में प्लान, बात करेंगे संसद टीवी से कांग्रेस सांसद के इस्तीफे की, रूस के साथ भारत की मजबूत होती साझेदारी की, और बुलेटिन के आखिर में बात मुंबई टेस्ट में भारत को मिली जीत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तैयार सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जैकलिन फर्नांडिस की बढ़ी मुश्किलें, एक्ट्रेस को ईडी ने भेजा समन, 8 दिसंबर को दिल्ली में पेशी के लिए भेजा बुलावा, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले को किया रद्द। सितंबर में राज्य सरकार ने दी थी चुनावों में आरक्षण को मंजूरी, अब बिना ओबीसी आरक्षण के हो सकते हैं चुनाव। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 949 अंकों की गिरावट के साथ 56,747 पर हुआ बंद। निफ्टी 284 अंकों की गिरावट के साथ 16,912 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नागालैंड में सेना की गलती से 15 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नागालैंड के मामले की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना कि नागरिकों को पहचानने में सेना ने गलती कर दी। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, ये कोशिश होगी। लेकिन अफस्पा कानून पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो क्या है पूरा मामला और क्यों अफस्पा कानून आया सवालों में, देखिए रिपोर्ट। नागालैंड फायरिंग पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। यहाँ तक कि खुद नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नागालैंड से अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। मामले को बढ़ता देख अब गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की आशंका में फायरिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताती है। गृह मंत्री ने कहा, नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम पैरा फोर्सेस के एक ऑपरेशन में गलत पहचान की वजह से 13 ग्रामीणों की गोली लगने से जान चली गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने असम राइफल्स के कैंप पर धावा बोल दिया था। इस झड़प में सेना का एक जवान घायल हो गया था, जिसकी रविवार को जान चली गई। बाद में एक और घायल ग्रामीण की जान जाने से इस घटना में कुल 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसके बाद नागालैंड पुलिस ने नागरिकों पर गोलीबारी के सिलसिले में भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बल की टुकड़ी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में नागालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था और न ही कोई पुलिस गाइड लिया था, इसीलिए सेना का कहना है कि ये गलत पहचान थी। प्राथमिकी में पुलिस ने सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की जान लेने और घायल करना बताया है। इस मामले में अब भले ही गृह मंत्री जान गंवा चुके नागरिकों के परिवार वालों के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शांत बैठने वाला नहीं है। तो अब इस मुश्किल से कैसे बचेगी केंद्र सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और अफस्पा हटाने की मांग पर क्या फैसला लेगी सरकार। गृह मंत्री ने तो ये माना कि बड़ी चूक हो गई, लेकिन सवाल अफस्पा के भविष्य को लेकर बना हुआ है। ये हटेगा या रहेगा। सवाल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के भविष्य पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस से किनारा करने वाले अमरिंदर का समर्थन पंजाब में तेजी से सिमट रहा है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साथ मिलने से पहले वो खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तो क्या है ये मुसीबत, देखिए रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल अमरिंदर सिंह को श्री अकाल तख्त साहिब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तनख्वाहिया घोषित कर दिया है। उन पर बरगाड़ी बेअदबी मामले में दोषियों को सजा न देने और बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 5 सिख उच्च पुजारियों के समानांतर समूह ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की कार्यवाहक जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मुंड ने कहा कि बरगाड़ी बेअदबी मामले में दोषियों को सजा न मिलने के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख कौम के दोषी हैं। इसीलिए सारी सिख कौम से अपील की गई है कि सिख पंथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसी भी तरह का संबंध ना रखे। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी भी जगह पर सम्मानित ना किया जाए और ना ही किसी स्टेज या किसी कार्यक्रम में संबोधन करने दिया जाए। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सिंह संगत को झूठा सपना दिखाकर बरगाड़ी बेअदबी मामलों के दोषियों को सजा देने का वादा करके आंदोलन खत्म करा दिया था, लेकिन बाद में दोषियों को सजा नहीं
नहीं मिली। इतना ही नहीं, जत्थेदार ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, लेकिन कैप्टन ने सिर्फ एक पत्र भेजकर, जिसमें स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी, मामले को उलझाने और दोषियों को भगाने की कोशिश की है। इस कारण वो श्री अकाल तख्त साहिब की प्राचीन मर्यादा के अनुसार सिख पंथ के दोषी हैं। तो अब देखना होगा कि अमरिंदर सिंह इस मामले में अपने बचाव में क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में श्री अकाल तख्त साहिब की इस घोषणा के बाद कैप्टन को चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। चुनाव से ठीक पहले अमरिंदर सिंह पर हुई इस धार्मिक कार्रवाई का असर चुनावों में दिखाई दे सकता है। अमरिंदर की पार्टी को प्रचार में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। चुनाव को लेकर तो बीजेपी भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। योगी सरकार के विज्ञापन उसकी पोल खुद ही खोलते दिख रहे हैं। इसे लेकर सपा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए क्या है योगी सरकार के प्रचार का ये विज्ञापन, जिस पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी की योगी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। चुनाव सामने हैं और सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। तो सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है। पार्टी प्रचार पर जमकर खर्च कर रही है। वो बात अलग है कि प्रचार में किसी दूसरे की उपलब्धियों को अपनी सरकार का काम बता दिया जाता है। चीन के एयरपोर्ट को जेवर का प्रस्तावित एयरपोर्ट बता दिया जाता है, तो कोलकाता में बने फ्लाईओवर को योगी सरकार द्वारा यूपी में बनाया गया दिखा दिया जाता है। बीजेपी के इस प्रचार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठे काम ही हर तस्वीर उधार है। फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। और अब सवाल बीजेपी के एक और विज्ञापन पर खड़े हो गए हैं। दरअसल यूपी सरकार की ओर से अखबारों को एक और विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शिक्षा के सुधार का दावा किया गया है। योगी सरकार के विज्ञापन में हटी दुर्दशा की छाया, बदली हर स्कूल की काया बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो अखबार के दूसरे ही पेज पर स्कूलों की बदहाली बयां की गई है। इन दोनों को ट्वीट करते हुए सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा ने ट्वीट कर कहा, विज्ञापन में नंबर 1 और गवर्नेंस में 0। अखबार खुद भाजपा सरकार के झूठ का आईना है। दो तस्वीरों में सामने है सच्चाई। एक तरफ भाजपा सरकार के विज्ञापन में बदली हर स्कूल की काया, दूसरी ओर स्कूलों में टाट पर पाठ। 4.5 साल सीएम ने सिर्फ दिखावा कर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। जिस खबर को ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है कि बेसिक स्कूलों में मेज कुर्सियां तक नहीं है। सर्दी में भी बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रही है। इसीलिए बीजेपी नेता इस समय सबसे ज्यादा निशाना अखिलेश यादव पर ही साध रहे हैं। तो गैर बीजेपी दल तेजी से अखिलेश के साथ एकजुट होते दिख रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां सपा के साथ गठबंधन को तैयार हो चुकी हैं और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से भी अखिलेश के समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। क्या कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं ममता बनर्जी? क्या तीसरे मोर्चे का गठन है ममता का इरादा? क्या विपक्ष की नेता बनने की है कोशिश? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी की सुप्रीमो ममता लगातार महागठबंधन की धुरी रही कांग्रेस से दूरी बना रही हैं, जबकि अन्य दलों से मुलाकात कर साथ मांग रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का साथ देती नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि अखिलेश के लिए वो पीएम मोदी के गढ़ में भी हुंकार भरने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए बैठकें कर रहे हैं। जहां तक पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के वाराणसी दौरे का सवाल है, तो हमने दिसंबर में ही इसकी योजना बनाई थी, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से हमें तारीख नहीं मिल पा रही थी। हो सकता है कि उनका दौरा जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो। समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी नेता जया बच्चन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। कुछ ऐसा ही हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे। टीएमसी के नेता के बयान से साफ हो गया है कि ममता अखिलेश पर ही अपनी ममता लुटाएंगी। तभी तो सपा प्रमुख भी उनके मुरीद बने हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश ने कहा था कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया करेगी। टीएमसी सुप्रीमो की ये तारीफ ही सियासत में नई संकेतों को जन्म दे गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संकेत हकीकत का रूप ले सकते हैं, जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। यहाँ तक कि महागठबंधन पर भी आंच आ सकती है। अब
ममता बनर्जी भी अखिलेश के साथ आती दिख रही हैं। यूपी में सपा के साथ एक के बाद एक दल जुड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर देश की संसद में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में सभापति द्वारा विपक्ष के 12 सदस्यों को शीतकालीन सत्र से निलंबित किए जाने का फैसले की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। विपक्ष इसके विरोध में रोज प्रदर्शन कर रहा है, तो संसद टीवी से भी विपक्षी सदस्यों के इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। शिवसेना सांसद के बाद अब कांग्रेस सांसद ने संसद टीवी से इस्तीफा दे दिया है। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा बरप रहा है। विपक्षी दल लगातार इस कार्रवाई को गलत ठहराकर निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने इससे साफ इनकार कर दिया है, जिसे लेकर अब विरोधी दलों के नेता संसद टीवी से भी पद त्यागने लगे हैं। राज्यसभा से निलंबित विपक्ष के 12 सांसदों के समर्थन में आकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने संसद टीवी के होस्ट पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी संसद टीवी के टॉक शो टू द पॉइंट को होस्ट न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन को रद्द करने और संसद के संचालन तक अपने इस कार्यक्रम से हटने का फैसला किया है। मेरा मानना है कि संसद टीवी के कार्यक्रम को होस्ट करने का आमंत्रण स्वीकार करना भारत के संसदीय लोकतंत्र की शानदार परंपरा के तहत है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक मतभेदों के बाद भी सांसदों को संसद के संस्थानों से जुड़ने से नहीं रोकता। लेकिन मोदी सरकार संसद की गरिमा को गिराने की कोशिश कर रही है। अब विरोधी दलों के नेताओं के तेवर से साफ है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र निलंबन के मुद्दे पर छिड़े बवाल को लेकर ही बीत जाएगा और एक बार फिर जनता का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सारा विवाद मानसून सत्र से शुरू हुआ था। 12 विपक्षी सांसदों को अगस्त में पिछले सत्र के दौरान उनके खराब आचरण के कारण संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। 12 सांसदों में कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2, सीपीआई और सीपीआईएम के 1-1 सदस्य शामिल हैं। इस निलंबन को बीजेपी सही ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि ये हंगामा कब तक बरपता है। प्रियंका चतुर्वेदी के बाद अब शशि थरूर, जल्द ही कुछ और लोग भी संसद टीवी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की जिद है, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल मनमानी करने के लिए करती दिख रही है, जिस कारण सरकार और विपक्ष के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत और रूस के बीच फासले कम हो रहे हैं। आज रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही रूस ने भारत की ताकत बढ़ाने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेठी के कोरबा में भारत और रूस एक संयुक्त उपक्रम के तहत 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल का निर्माण करने जा रहे हैं। दरअसल तमाम देरी के बाद भारत में अब AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये रूस के साथ एक जॉइंट वेंचर है। सेना के लिए ये राइफल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय सेना की ओर से 2 दशक से भी ज्यादा समय से इसकी मांग की जा रही थी। AK-203 इंसास राइफल्स की जगह लेगी। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच जो करार हुआ है, उसके तहत 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। भारत ने AK-203 निर्माण को एक राइफल श्रेष्ठ राइफल की टैगलाइन दी है। इन राइफल्स के निर्माण के लिए दोनों देशों ने एक नई कंपनी तैयार की है, जो इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। ये साझा उपक्रम रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और क्लासनिकोव और भारत की भी 2 नई कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को मिलकर तैयार किया गया है। करार पर हस्ताक्षर करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज नई दिल्ली में रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ रक्षा सहयोग पर उपयोगी और पर्याप्त द्विपक्षीय चर्चा हुई। भारत रूस के साथ अपनी खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है। आपको बता दें कि AK-203 राइफल पुरानी पड़ चुकी इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेंगी। AK-203 राइफल की रेंज करीब 300 मीटर है और ये काफी हल्की और काफी मजबूत है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 1-0 से जीत लिया। मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 372 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया।
इस मैच के मैन ऑफ द मैच मयंक अग्रवाल रहे, जबकि भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर से शुरू हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश के कारण दोपहर 12 बजे से मैच शुरू हुआ था, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और चौथे ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 167 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया। पहली पारी में भारतीय टीम ने 325 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेलते हुए 311 गेंदों पर 4 छक्के और 17 चौकों की मदद से 150 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज एजाज पटेल ने अकेले दम पर 47.5 ओवर में 119 रन देकर भारतीय टीम के पूरे 10 विकेट आउट कर दिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 62 रनों में समेट दिया था, जिसमें आर अश्विन ने 4 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, अक्षर पटेल ने 2 विकेट और जयंत यादव ने 1 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया। तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने फिर 70 ओवर में 7 विकेट खोकर 276 रन बनाकर दूसरी पारी को समाप्त किया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब 540 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 167 रन ही बना पाई। भारत में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 5 साल बाद इतने बड़े लक्ष्य के साथ टेस्ट में 372 रनों से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। इससे पहले 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रन, 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 337 रन और 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 320 रन से जीत हासिल की थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।